बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है लेट्स लर्न जावास्क्रिप्ट। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसका पार्ट 2 है। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम काम करना सीखना चाहते हूँ तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उस लैंग्वेज के अंदर आउटपुट को कैसे डिस्प्ले करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट को डिस्प्ले करने के 4 मेथड्स हैं। एक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। किसी भी एलिमेंट की आईडी के थ्रू उस एलिमेंट को गेट कर लिया जाता है और उसकी इनर एचटीएमएल को सेट कर लिया जाता है। तीसरा तरीका है कि अलर्ट के जरिए विंडो डॉट अलर्ट मेथड है। इसके ज़रिए आप कोई भी आउटपुट जो है वो यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और चौथा तरीका है कि कंसोल के अंदर जब आप पेज को लोड कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर तो उस पेज को इंस्पेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि कंसोल के ऊपर जो भी आपने लॉग करवानी होगी इन्फॉर्मेशन वो आप लॉग करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए अगर हम सब्लाइम टेक्स्ट को ओपन कर लें तो सब्लाइम टेक्स्ट के अंदर ये वो टेक्स्ट है, ये वो फाइल है जो हमने लास्ट टाइम लिखी थी फर्स्ट सेशन के अंदर। हमने एक स्क्रिप्ट का टैग लिखा था और उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक मेथड था, वो उसको हमने कॉल किया था। ये पहला तरीका है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। ये पहला तरीका है जिसके ज़रिए हम आउटपुट यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर इसको मैं ब्राउज़र के अंदर ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ आएगा वेलकम टू द पेज कंटेनिंग जावास्क्रिप्ट। ये आउटपुट है और ये आउटपुट हमने कैसे डिस्प्ले करवाई है। ये आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड यूज़ किया है। तो इसके अलावा हम इनर एचटीएमएल भी यूज़ कर सकते थे। फॉर एग्जांपल हमने बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, ये हमने पैराग्राफ स्टार्ट कर लिया। इस पैराग्राफ को अगर स्टार्ट किया तो उसको क्लोज भी करना है, क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। इसके अंदर हम कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर फ़िलहाल जो है वो एक डमी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लॉरम लिख के मैं टैब को प्रेस करता हूँ, या कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो आप इसकी आईडी सेट कर सकते हैं। आईडी इज इक्वल टू, आप इसको P1 दे दें, 2 दे दें, जो भी आप आईडी देना चाहते हैं वो आप दे दें और उस आईडी को गेट करके आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको ब्राउज़र के अंदर रन करूँ, देखिए व्यू इन ब्राउज़र किया, व्यू इन ब्राउज़र करने से सॉरी उसको मैंने सेव करना था, सेव करने के बाद ब्राउज़र में रन करना था। ये अभी अब ये डॉट जो आ रहा है ना, इस डॉट का मतलब ये है कि ये अभी सेव नहीं है। जब मैं इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करूँगा, ये क्रॉस आ गया, इट मीन्स कि ये सेव हो चुका है। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो ये आपका पैराग्राफ आ गया। ये पैराग्राफ जो आपने वो लोरम इप्सम वगैरह यानी कि जो डमी एक टेक्स्ट दी थी वो टेक्स्ट आ गई है और उसके साथ वेलकम टू दी पेज कंटेनिंग जावास्क्रिप्ट, ये हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड के थ्रू ये वाली टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करवाई है। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्क्रिप्ट के थ्रू ही ना मैं इस पैराग्राफ की आईडी को गेट करूँ और इसकी इनर एचटीएमएल यानी कि ये जो एचटीएमएल लिखी हुई है इस एचटीएमएल को रिप्लेस करूँ। तो ये काम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बजाय मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये करूँगा तो अब मुझे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी किया जा सकता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी भी किया जा सकता है। मैंने आईडी यहाँ पे दी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी और उस आईडी क्या है, वो आईडी है P1। ये मैंने उसको गेट कर लिया। अब इसको गेट करने के बाद डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है, ये जो एचटीएमएल उसकी होती है वो मैंने गेट किया। इनर एचटीएमएल उसको मैं कह देता हूँ कि डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू में दे रहा हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैं दे देता हूँ दी एचटीएमएल हैज़ बीन चेंज्ड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये लिखने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको ब्राउज़र के अंदर दोबारा व्यू किया। अब व्यू इन ब्राउज़र करते हैं तो देखिए वो जो पैराग्राफ था वो पैराग्राफ उसकी जो टेक्स्ट थी वो चेंज हो गई है। दी एचटीएमएल हैज़ बीन चेंज्ड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू भी हम जो है वो आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। किसी एलिमेंट के अंदर अगर आउटपुट को डिस्प्ले करना हो तो गेट एलिमेंट बाय आईडी के ज़रिए उस एलिमेंट को गेट किया जाता है और उसकी आईडी के उसकी इनर एचटीएमएल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये दो तरीके हमने देख लिए। विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट के ज़रिए भी हम आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी की बजाय यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, या सिंपल अलर्ट ही लिख देता हूँ। अलर्ट एक मेथड है, विंडो जो है वो उसकी ग्लोबल वो होती है, विंडो होती है जिसके सारे मेथड हम यूज़ करते हैं। अगर विंडो नहीं भी लिखेंगे तो वही ग्लोबल विंडो ही यूज़ होगी। अलर्ट के अंदर मैंने लिख दिया वेलकम टू माई पेज, वेलकम टू माई पेज, ये मैंने लिख दिया। इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको ब्राउज़र में व्यू करता हूँ, ये देखिए व्यू इन ब्राउज़र किया, जो ही मैंने इसको व्यू इन ब्राउज़र किया तो ये वो स्क्रिप्ट जो है वो रन हुई और उसके अंदर अलर्ट को उसने शो करवा दिया वेलकम टू माई पेज। इस तरह से भी आप यूज़र को कोई वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं, कोई आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इन तीनों मेथड्स के बाद चौथा मेथड ये है कि हम लॉग कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को कंसोल के ऊपर। तो लॉग करने के लिए भी सिंपल यही है कि अगर आप यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन को लॉग करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। ये मैंने लॉग मेथड यूज़ किया और इसके अंदर मैं जो भी इंफॉर्मेशन लॉग करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस इंफॉर्मेशन विल बी लॉग्ड, दिस information will be logged in the console। अब ये कंसोल विंडो कहाँ से ओपन होगी, ये देखिए इसको सेव किया, इसको सेव करके ब्राउज़र में व्यू किया, ये व्यू इन ब्राउज़र किया तो अब मुझे यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो पैराग्राफ तो आ गया है। क्योंकि मैंने पैराग्राफ की टेक्स्ट को चेंज नहीं किया, अगर मैं पैराग्राफ की टेक्स्ट को चेंज करना चाहता तो गेट एलिमेंट बाय आईडी करके पैराग्राफ को गेट करता और डॉट इनर एचटीएमएल को चेंज कर देता। अभी मैं इनर एचटीएमएल को चेंज नहीं कर रहा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल ये करना चाह रहा हूँ कि लॉग को चेक करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इंस्पेक्ट के ऊपर, इंस्पेक्ट के ऊपर जाकर कंसोल को चेक करूँगा, ये कंसोल है। कंसोल के ऊपर ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन, दिस इन्फॉर्मेशन बी लॉग्ड इनटू इन द कंसोल, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने वहाँ से डिस्प्ले करवाई थी और यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। इस तरह से मैं इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकता हूँ। यानी कि आउटपुट को डिस्प्ले करने के जो 4 मेथड्स थे, उन चारों मेथड्स को हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, और उसकी इनर एचटीएमएल को हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो अलर्ट के जरिए आउटपुट यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और कंसोल के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन लॉग करना चाहें तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन लॉग करके यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, जब हम आउटपुट के बाद जो आता है वो होता है वेरिएबल्स, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम ये देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। दो तरह के कंटेनर्स होते हैं। एक कंटेनर ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं, उनको बाद में चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे कंटेनर होते हैं जिनमें एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी तो आप उसकी वैल्यू को फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। ऐसे कंटेनर जिनकी इन्फॉर्मेशन को बाद में चेंज नहीं कर सकते, ऐसे कंटेनर को कांस्टेंट कहते हैं। और वो कंटेनर जिनकी इन्फॉर्मेशन को हम अपनी मर्जी से जब चाहें चेंज कर सकते हैं, ऐसे कंटेनर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं ये प्लेस होल्डर्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम कोई वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके भी आप यूज कर सकते हैं और डिक्लेयर किए बगैर भी यूज कर सकते हैं। डिक्लेयर की करने के लिए आप वार कीवर्ड को यूज करते हैं या लेट कीवर्ड को यूज करते हैं। आगे चल के हम देखते हैं वार कीवर्ड और लेट कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, लेकिन ये है कि ये दोनों कीवर्ड यूज होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। और अगर आपको कांस्टेंट वो यानी कि वो कंटेनर जिसके अंदर आप वैल्यू रखें और वो चेंज ना हो, ऐसे कंटेनर को कांस्टेंट कंटेनर कहते हैं। मीन्स कि उसके अंदर जो वैल्यू आ जाएगी एक मरतबा, उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकेंगे। तो वार और लेट कीवर्ड्स यूज होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, और जो कांस्ट होता है वो होता है कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल नेम्स जो है ना उनको जो जिस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वो उनके कुछ रूल्स होते हैं कि वेरिएबल्स के नाम जो है या आइडेंटिफायर के नाम किस तरह से रखने हैं, वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं कि ए से लेकर जी तक अल्फ़ाबेट्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स को यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नेम के अंदर, अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर अंडरस्कोर के साथ साथ डॉलर साइन को भी आप यूज कर सकते हैं। और नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होता, किसी दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी यही रूल होता है, यहाँ भी यही रूल है कि नंबर के साथ वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होगा, दरमियान में स्पेस नहीं आएगी। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम वेरिएबल के नाम भी रखते हैं, कॉन्स्टेंट्स के नाम भी रखते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर फर्स्ट का एफ अगर स्मॉल है वो अलग ट्रीट होगा, अगर फर्स्ट का एफ कैपिटल कोई और वेरिएबल का नाम आपने रखा है, ये दो अलग अलग वेरिएबल ट्रीट होंगे। जावास्क्रिप्ट नॉर्मली जो है ना वो लोअर कैमल केस को यूज करते हैं प्रोग्रामर्स। लोअर कैमल केस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट नेम लिखना है
तो फर्स्ट नेम का एफ स्मॉल होगा, नेम का एन कैपिटल होगा, यानी कि जितने भी वर्ड्स का सब्सिक्वेंटली आएंगे उनका पहला करेक्टर जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के नाम रखते हैं। अब लेट कीवर्ड और वार कीवर्ड के अंदर मैंने कहा था कि हम बाद में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। लेट कीवर्ड जो है ना, ये 2015 के अंदर ES6 के अंदर यानी कि इसको इंक्लूड किया गया। इससे पहले वार कीवर्ड ही यूज होता था और वार कीवर्ड या अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स जो है वो यूज होते थे। लेट में क्या होता है, लेट में यह है कि एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब उस ब्लॉक के अंदर वो वेरिएबल यूज होगा, उस ब्लॉक के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। अगर आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया लेट के थ्रू, फिर एक ब्लॉक आपने स्टार्ट किया और उस ब्लॉक के अंदर फिर लेट के थ्रू उसी नाम से एक और दोबारा वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो ब्लॉक के अंदर वो वाला वेरिएबल यूज होगा, वो वाली वैल्यू यूज होगी जो उस ब्लॉक के अंदर आपने उस वेरिएबल की वैल्यू रखी है। जब वो ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो वही वैल्यू जो पहले ब्लॉक से पहले वैल्यू थी, वही वैल्यू जो है वो दोबारा यूज होना शुरू हो जाएगी। ये लेट की सूरत में है। अगर आप वार कीवर्ड को यूज करते हुए किसी वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं, फिर ब्लॉक में जाकर उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, तो ब्लॉक के बाहर निकलेंगे तो वो वैल्यू जो चेंज ही वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो ब्लॉक के अंदर चेंज हो चुकी है वही वैल्यू ब्लॉक से बाहर भी मिलेगी। तो बहरहाल ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल का मतलब ये है कि एक ब्लॉक के अंदर उसको आप डिक्लेयर करते हैं और उस ब्लॉक के अंदर ही उसको इस्तेमाल करते हैं और उस ब्लॉक से बाहर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेट कीवर्ड के साथ अगर आप वो करते हैं तो उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते उसी स्कोप के अंदर, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर आपने एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल आपने डिक्लेयर कर लिया x और फिर आप कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 5, फिर दोबारा ये नहीं कह सकते लेट x इज इक्वल टू 7, नहीं, आप कह सकते हैं लेकिन डिफरेंट ब्लॉक के अंदर। एक ही ब्लॉक के अंदर आप एक ही वेरिएबल को दो मरतबा डिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि वार कीवर्ड के थ्रू ये काम कर सकते हो। वार एक्स इज इक्वल टू 5, आगे उसी जगह पे आप लिख सकते हैं वार एक्स इज इक्वल टू 7, वार एक्स इज इक्वल टू 9, तो जितनी मरतबा चाहें आप डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू यूज होगी आगे फर्दर जो भी प्रोसेसिंग होगी उसके अंदर। लेट वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग इट। लेट जाहिर है वो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल जो होते हैं वो वार कीवर्ड में तो ऐसे होता है कि आप अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं या पहले आप वेरिएबल यूज कर लें बाद में उसको वार के जरिए डिक्लेयर कर लें। लेकिन लेट के अंदर अगर लेट के साथ आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो पहले वेरिएबल को यूज नहीं कर सकेंगे, पहले डिक्लेयर करेंगे उसके बाद ही उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकेंगे। वार कीवर्ड वाज द ओनली वे टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर ES6, ये पहले बताया जा चुका। वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग वार कीवर्ड हैज ग्लोबल स्कोप, ये भी बताया जा चुका कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फिर आप ब्लॉक के अंदर चले गए, ब्लॉक के अंदर जाके आपने उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, या ब्लॉक के अंदर आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो ब्लॉक से बाहर निकल कर भी आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक वेरिएबल आपने पहले डिक्लेयर किया फिर ब्लॉक के अंदर आपने वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर किया या उसकी वैल्यू को चेंज किया, ब्लॉक से बाहर निकलेंगे तो वो चेंज वैल्यू ही आपको मिलेगी। वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग वार कीवर्ड कैन बी रीडिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप, ये भी बात हो चुकी है। वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग वार कीवर्ड कैन बी यूज्ड बिफोर दिस डिक्लेरेशन एज दीज वेरिएबल्स आर होस्टेड, यानी कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले भी आप वार कीवर्ड को यूज करके अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन से पहले उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब वार कीवर्ड के यूज करके आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उस ब्लॉक के टॉप के ऊपर वो चली जाएगी वो जो डिक्लेरेशन है, यानी कि बेशक आपने सेंटर में किया या आखिर पे किया, जब वो कंपाइल होगा तो वो जो उसकी डिक्लेरेशन होगी वो उसके ब्लॉक के टॉप के ऊपर ले जाएगा कंपाइलर उसको, और फिर वो फर्दर आगे आप यूज़ करना चाहें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से डिक्लेरेशन से पहले भी कीवर्ड को वो वेरिएबल को यूज़ किया जा सकता है जो वार कीवर्ड के थ्रू आपने यूज़ किए हो, वार कीवर्ड के थ्रू आपने डिक्लेयर किए हो। कांस्ट कीवर्ड जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यूज को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपने कांस्ट कीवर्ड को यूज़ करके वेरिएबल वो आपने एक वैल्यू डिक्लेयर कर दी है तो अब उसी टाइम पे उसको वैल्यू असाइन करना जरूरी है। जैसा कि आप कह सकते हैं लेट एक्स, आगे सेमीकोलन लगा दें, आगे उससे अगली स्टेटमेंट में लिखे एक्स इज इक्वल टू 5, ये तो ठीक है, लेकिन लेट की जगह पे अगर कांस्ट यूज करते हैं, आप लिखते हैं कांस्ट एक्स इज इक्वल टू कांस्ट एक्स, सेमीकोलन लगा दिया, अगली लाइन पे आप लिखना चाहते हैं एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये एरर आएगा कि आपने जब कांस्ट वैल्यू को डिक्लेयर करना उसी वक्त साथ इनिशियलाइज करना जरूरी है। लेट एक्स इज इक्वल टू 5, इसी तरह कांस्ट एक्स इज इक्वल टू 5, ये आपने उसी वक्त उसकी वैल्यू देना इनिशियलाइज करना जरूरी है। जब आपने एक मरतबा इनिशियलाइज कर दिया तो दोबारा उसकी वैल्यू को फिर फर्दर चेंज भी नहीं किया जा सकता। सेम आइडेंटिफायर कैन नॉट बी यूज्ड डिक्लेयर वेरिएबल इन द सेम स्कोप, जिस तरह लेट के जरिए
आप जो है वो कीवर्ड लेट कीवर्ड को यूज करते हुए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इस तरह कांस्ट कीवर्ड को यूज करते हुए भी जो आइडेंटिफायर आपने एक बार लिख दिया, उसी स्कोप के अंदर कांस्ट को यूज करते हुए दोबारा वो वेरिएबल नहीं लिखा जा सकता। यानी कि आपने कांस्ट के साथ लिख दिया, ना लेट के थ्रू उसको दोबारा डिक्लेयर किया जा सकता है, ना आप वार के थ्रू दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर लेट के थ्रू कर दिया तो भी यही रूल है कि उसको कांस्ट के साथ भी दोबारा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ना वार के साथ डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर वार के साथ कर दिया तो वार के साथ जितनी मरतबा मर्जी आप डिक्लेयर करना चाहें तो वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। कांस्ट आइडेंटिफायर मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। तो जिस तरह आप लेट कीवर्ड को यूज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, तब आप उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कांस्ट आइडेंटिफायर को भी यूज करना पड़ता है। जब आप उसको आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर लेंगे, उसके बाद फिर आप उस कांस्ट आइडेंटिफायर को यूज कर सकते हैं। बिफोर डिक्लेरेशन आप उसको यूज नहीं कर सकते वार की तरह। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कमेंट्स उसी तरह होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, जिस तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं। डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन कमेंट हो गई है। इन डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ भी कोड आएगा, कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा। अगर आपने कोई कोड यानी कि आधी लाइन लिखी है और आधी लाइन के बाद वाला काम जो है वो आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं, तो आधी लाइन लिखने के बाद कमेंट कर दें तो बाकी आधी लाइन को वो रीड नहीं करेगा, सिर्फ पहले वाली आधी लाइन को रीड करेगा। मल्टी लाइन, लेकिन ये है कि जब आपने ये डबल स्लैश लगा दिया तो उसके बाद फिर लाइन के एंड तक आप ये नहीं कह सकते कि किसी तरह से आप कमेंट को खत्म करें और फिर उस लाइन के अंदर कोई वैल्यू, कोई एग्जीक्यूटेबल कोड लिखे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट को यूज कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट जो है वो सराउंडेड होते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और जहां भी जितनी भी लाइंस आपने कमेंट करनी होती है उनके बाद जाकर आप स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो सारी की सारी लाइंस कमेंट हो जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बहुत सारी सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर, ये सी शार्प के अंदर कमेंट्स होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट ऐसे जो, अब ये जो मल्टी लाइन कमेंट्स है ना, अगर आपने लाइन के दरमियान में लगा दिए, एक लाइन लिखनी स्टार्ट की, फिर आपने लगाया स्लैश और स्टैरिक लगा दिया, फिर आपने कुछ उसके अंदर कुछ लिखा, कुछ यानी कि स्ट्रिंग लिखी या कुछ कोड लिखा, उसके बाद आपने स्टैरिक और स्लैश लगा के कमेंट को ख़त्म किया, उसके बाद फिर फर्दर कोड लिख सकते हैं। तो आप एक ही लाइन के अंदर दरमियान वाला हिस्सा कमेंट करना चाहें तो मल्टी लाइन कमेंट्स को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑपरेटर्स के लिए। ऑपरेटर जो होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर ज़ाहिर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये तो तमाम लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर है जो कि 2016 के अंदर मुतारफ करवाया गया, वो है डबल स्टैरिक। डबल स्टैरिक का मतलब होता है कि पावर, यानी कि अगर आप लिखना चाहते हैं ए रेज पावर बी तो आप लिखेंगे ए स्टैरिक स्टैरिक बी। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 5, लेट बी इज इक्वल टू 2। अब आप लिखना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं ए रेज पावर बी, यानी कि आप करना चाहते हैं 5 रेज पावर 2 इज इक्वल 25 डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं ए स्टैरिक स्टैरिक बी, तो इसका रिजल्ट भी वही होगा जो कि 25 यानी कि पावर वाला रिजल्ट होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी उसी तरह है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, टर्नरी ऑपरेटर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसके साथ साथ ट्रिपल इक्वल भी है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर भी यूज होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है और दूसरी टाइप है। अगर आपने लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू 5, अब इसकी टाइप उसने खुद एज्यूम करनी है कि इसकी टाइप क्या है, एक न्यूमेरिक टाइप है, नंबर है। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटीजर, फ्लोट, इस तरह टाइप्स नहीं होती हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर 8 टाइप्स होती हैं जिसके अंदर नंबर होता है या स्ट्रिंग होती है। तो अब आपने लिख दिया लेट एक्स इज इक्वल टू 5, तो उसने खुद ही एज्यूम किया कि 5 है, डबल कोट्स के बगैर आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक नंबर है। अब आपने दोबारा लिखा लेट y इज इक्वल टू 5, 5 को डबल कोट्स के अंदर लिखा, तो अब उसने खुद ही ज्यूम करना है कि ये डबल कोट्स के अंदर 5 आया है, इट मीन दिस इज अ स्ट्रिंग, और y जो है उसकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है ना। अब वैल्यू जो है ना वो इस वैल्यू को सेम कंसीडर कर रहा है, टाइप डिफरेंट है, x की टाइप जो है वो नंबर है और y की टाइप स्ट्रिंग है। तो ये जो इक्वल है ना, ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करता है। ये इक्वल जो है वो सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, ट्रिपल इक्वल जो है वैल्यू को और टाइप को दोनों को कंपेयर करता है कि दोनों चीज़ें सेम होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी डिफरेंट होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह नॉट इक्वल वैल्यू को चेक कर लेता है और नॉट डबल इक्वल जो है ये चेक करता है कि वो वैल्यू अगर डिफरेंट है तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर उनकी टाइप डिफरेंट है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा।
तो इसी तरह बाकी ऑपरेटर्स के बारे में आप जानते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस की तरह ही इनको यूज़ करना होता है। जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब आगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हैं, जिस तरह प्लस इक्वल का मतलब होता है, जिस तरह लिखा है कि x प्लस इक्वल वाई का मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। माइनस इक्वल्स यानी कि आप लिख सकते हैं x माइनस इक्वल्स वाई, तो इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मल्टीप्लाई इक्वल्स x मल्टीप्लाई इक्वल्स वाई का मतलब ये है x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। डिवाइड इक्वल्स x डिवाइड इक्वल्स वाई इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई एंड सो ऑन। ये देखें ये पावर के लिए, बाकी तो वो सारे उसी तरह हैं। पावर के लिए डबल स्टेरिक इक्वल का मतलब ये है x डबल स्टेरिक इक्वल x इज इक्वल टू एक्स रेज पावर वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना वो इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो जैसा कि तमाम लैंग्वेजेस के अंदर ये तीन ऑपरेटर्स ही होते हैं। दो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, एक यूनरी ऑपरेटर है, एंड और नॉट। एंड के दोनों जानब ट्रू और फॉल्स यानी कि दो बूलियन ऑपरेंड्स लेता है और एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर भी दो बूलियन ऑपरेंड्स लेता है और एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। और नॉट जो है वो एक ही ऑपरेंड लेता है जो कि बूलियन ऑपरेंड होता है और बूलियन ही वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि एंड के अंदर दोनों साइडों पे अगर ट्रू है तो ये एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, और के दोनों साइडों में से किसी एक साइड पे भी अगर ट्रू वैल्यू आती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। नॉट ऑपरेटर को एक वैल्यू ही चाहिए, अगर ट्रू देंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स देंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा। और इस तरह से ही आप इसको तमाम लैंग्वेजेस की तरह ही इनको लेके चलते हैं। ये वो डाटा टाइप्स हैं जिनकी बात हो रही थी। नंबर है, स्ट्रिंग है, अनडिफाइंड है, नल है। अगर कोई वैल्यू आपने रखी और उसको नल असाइन कर दिया तो नल होगी। अगर आपने कोई वैल्यू आपने लेट एक्स कर दिया, अब आपने सेमीकोलन लगा दिया, एक एक्स वेरिएबल बनाया, लेकिन ये किस टाइप का बना, टाइप तो उस वक्त तक पता नहीं चलेगी जब तक आप एक्स को कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। तो इस वजह से एक्स को कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई, एक्स डिक्लेयर हो चुका है लेकिन कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई, तो इस वजह से आप कहेंगे कि एक्स इज अनडिफाइंड, उसकी टाइप भी अनडिफाइंड है और उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है। लेकिन अगर आपने कह दिया लेट एक्स इज इक्वल टू नल, तो आपने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी ना, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू नल है, उसकी टाइप अनडिफाइंड है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो नल है। तो बूलियन है, ऑब्जेक्ट है, बिग इंट है, ये आगे चल के हम इनको तफसील से देख लेंगे। जावास्क्रिप्ट कंडीशंस इसी तरह जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर इफ के आगे कंडीशन लगती है, इफ x इज ग्रेटर देन 5, अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एग्जैक्टली इसी तरह होता है। दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी ये होता है, इफ कंडीशन दी जाती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर वो इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। एग्जैक्टली इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होता है कि इफ के आगे कंडीशन आएगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करना है तो फिर आप इफ को यूज कर लेते हैं, कंडीशन 1 लगा लेते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना फिर चेक कर ली जाती है दूसरी कंडीशन 2 को चेक कर लिया जाता है। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर इन दोनों में से ना पहली कंडीशन ट्रू होती है ना दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स वाला ब्लॉक फिर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसी तरह जिस तरह इफ एल्स इफ वगैरह को हम यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स को भी हम यूज करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर, सी शार्प के अंदर। एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट केसेस होते हैं। अगर केस एक्स जो है वो एक्स यानी कि मैच कर जाता है, जो एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेंगे स्विच की एक्सप्रेशन को, अगर वो एक्स आ जाती है तो ये वाला एक्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक आएगी तो खत्म हो जाएगा। अगर एक्स के साथ मैच नहीं होता तो वाई के साथ मैच किया जाएगा। अगर इनमें से जितने भी ब्लॉक्स आपने लिखे हुए हैं, जितने भी केसेस लिखे हुए हैं, कोई भी केस मैच नहीं होगा तो फिर डिफॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस तरह से हम कंडीशंस को ट्रीट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। आगे आ जाते हैं लूप्स वगैरह। तो लूप्स, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल है, फॉर के अंदर वेरिएशंस है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट सेशन से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल करें और सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके देख लें। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम पेश आती है तो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बता दें, ताकि हम अगले सेशन के अंदर उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।